नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत करता हूं आपका सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। एमपी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 10 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और 30 नवंबर तक यह सुचारू रूप से संचालित होगी, जिसके अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन टॉपिक को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी अब तक 16 कक्षाएं हो चुकी हैं, तो जिसने भी यदि वो कक्षाएं नहीं देखी हो तो जाकर के उन कक्षाओं को अवश्य सुने। निश्चित तौर पर आपके नंबरों में इजाफा होगा। आइए आज 17वीं कक्षा में हम अपने आगे के तथ्यों को देखते हैं। पहला तथ्य, जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन विभिन्न देशों, नागरिकों, समाजों व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर प्रतिबद्ध है। किसके लिए प्रतिबद्ध है? वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु, माने हवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए यह प्रतिबद्ध है। अगला तथ्य देखते हैं, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। कौन सी? जैवोपचारण, बायो रेमिडिएशन। यह प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है। अगला तथ्य देखते हैं, जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसका? आनुवंशिक इंजीनियरी का। किसका? आनुवंशिक इंजीनियरी का उपयोग किया जा सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। जो प्रदूषण मानव के द्वारा उत्पन्न होते हैं वे कौन से प्रदूषण कहलाते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण मानव के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण कहलाते हैं। अगला तथ्य कहलाता है, अगला तथ्य क्या है? वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है वे क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। जिनके द्वारा प्रदूषण फैलता है वे पदार्थ कहलाते हैं प्रदूषक। क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। और मानव के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। और वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उन्हें प्रदूषक कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक मुख्यतया पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। किसके कारण? मानव जनित एंथ्रोजेनिक प्रदूषण के कारण। किसके कारण से? मानव जनित जो एंथ्रोजेनिक प्रदूषण होता है उसके कारण से जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक मुख्यतया पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, जैव विघटित प्रदूषक हैं। कौन से? वाहित मल जैव विघटित प्रदूषक हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक। क्या कहलाते हैं? जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। किसका? कि अधिक मात्रा में कोयला इसका दहन होना, पेट्रोल का, डीजल इत्यादि का दहन होना, यह सब वायु प्रदूषण का सबसे मूल स्रोत है। अगला तथ्य देखते हैं, जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से, कौन से? मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, वायु प्रदूषण के कितने स्रोत हैं? तो वायु प्रदूषण के 2 स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला प्राकृतिक गैस और दूसरा मानव जनित स्रोत। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव जनित स्रोत। वनाग्नि तथा ज्वालामुखी उद्गार जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि आते हैं। किसमें? प्राकृतिक स्रोत में आते हैं। किसमें? ये सभी
प्राकृतिक स्रोत में आते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं कौन? सीवेज। जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन है? सीवेज। अगला तथ्य देखते हैं, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रकाश रसायनी धूम कोहरे के बनने के समय उत्पन्न होता है। अगला तथ्य देखते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द बना है किससे? स्मोक और फॉग के मिलने से। किससे? स्मोग और फॉग के मिलने से स्मोग शब्द बना हुआ है। अगला तथ्य देखते हैं, जहां पर अधिक यातायात रहता है वहां पर भी गर्म परिस्थितियों तथा तेज सूर्य विकिरण से निर्माण होता है। किसका? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। किसका? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का। अगला तथ्य देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है। क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। क्या बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। अगला तथ्य देखते हैं, सूर्य विकिरण वाले क्षेत्रों में या खास मौसम में धूम्र कोहरा अपूर्ण रूप से बनता है। ऐसी वायु को क्या कहते हैं? ऐसी वायु को भूरी वायु कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? तो NO2O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इनके बीच अभिक्रिया होना, यह प्रकाश रासायनिक धूम के बनने में प्रमुख कारण है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप याद रखेंगे। अगला तथ्य देखते हैं, गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती है। क्या बनाती है? द्वितीयक प्रदूषक बनाती है, जैसे ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन आदि। अगला तथ्य देखते हैं, इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें दोनों शामिल होते हैं, सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक। अगला तथ्य देखते हैं, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या? भूरे रंग की तीखी गैस। अगला तथ्य देखते हैं, नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके बना लेती है। क्या बना लेती है? ओजोन। अगला तथ्य देखते हैं, परऑक्सिल मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से मिलकर निर्माण करते हैं। किसका? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का। किसका? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का। अगला तथ्य देखते हैं, यह क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधों का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को बाधित करता है। यह एंजाइम प्रणाली को भी प्रभावित करता है। कौन? पेन। कौन? पेन। चलिए, इस PAN का असली नाम क्या है? तो देखिए, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या नाम है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला तथ्य देखते हैं, मनुष्यों की आंखों में बहुत ज्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है। कौन? PAN। पेन भी कह सकते हैं। अगला तथ्य, पेन तथा O3 मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेते हैं। किसमें? वायु में मिलकर पेन तथा O3 धुंध बना लेती हैं।
अधिक धूम्र कोयले के निर्माण से घट जाती है क्या? दृश्यता, माने दिखाई देना। जो स्पष्ट दिख रहा था भाई अब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी कि दृश्यता कम हो जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत तथा जेट उड़ान में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? तो जेट उड़ान सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अगला तथ्य देखते हैं, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को क्या कहते हैं? तो किसी भी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ही ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल, जिसे डीबी भी कहते हैं। तो ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। अगला तथ्य देखते हैं, अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन योगदान देते हैं किसमें? ध्वनि प्रदूषण करने में। किसमें? ध्वनि प्रदूषण करने में ये सभी अपना योगदान देते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? सोनिक बूम। क्या कहते हैं? सोनिक बूम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक है। कौन सा? कि ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से जो शोर उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न शोर को क्या कहा जाता है? तो उस शोर को सोनिक बूम कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, सोनिक बूम को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मैक इकाई में। किसमें? मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। किसको? सोनिक बूम को। अगला तथ्य देखते हैं, जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैक 1। क्या कहते हैं? मैक 1 कहा जाता है। जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? मैक 1 कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। यह सामान्य स्थितियों में भी वातावरण में प्रदूषण पैदा करती है। अगला तथ्य देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है, एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। क्या है? एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है। अगला तथ्य देखते हैं, CO वायुमंडल में वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण किस में हो जाता है? तो CO2 में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं, बेवायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वह प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं किसके नाम से? द्वितीयक वायु प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, PAN ओजोन तथा स्मॉग है। क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है? द्वितीयक प्रदूषक है। अगला तथ्य देखते हैं, सल्फर के ऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है? सल्फर के ऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, यह प्राथमिक ऑक्साइड है। अगला तथ्य देखते हैं, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला तथ्य देखते हैं, यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और हम जो
बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर जो हमारे वाहन हैं उनसे जो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, वाहन में पेट्रोल के जलने से धातु वायु को प्रदूषित करती है। कौन सी? लेड। कौन सी? लेड। अगला तथ्य देखते हैं, इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? लेड को। इंजन में नॉकिंग को रोकने के लिए लेड को प्रयुक्त किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, उनके बुद्धि लब्धि लेवल क्यू को घटाता है, तथा वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को कौन पैदा करता है? लेड। बच्चों से उनके आईक्यू लेवल को घटाना, व्यक्तियों में हृदय व श्वसन संबंधी बीमारियों को पैदा करना, यह लेड का कार्य है। किसका? लेड का कार्य है। अगला तथ्य देखते हैं, वायु प्रदूषकों में से जो रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप समझ लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी खतरनाक गैस है। अगला तथ्य देखते हैं, वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। कौन सी है वह गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वह गैस है। अगला तथ्य देखते हैं, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में से जो वायु प्रदूषक सबसे अधिक हानिकारक है वह कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? आर्सेनिक। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित हो जाते हैं। यह संक्रमण मुख्यतया प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है, जो उत्पन्न होता है किससे? वेड रॉक से। किससे? वेड रॉक से। अगला तथ्य देखते हैं, आर्सेनिक के लगातार संपर्क से बीमारी हो जाती है। कौन सी? ब्लैकफुट। ब्लैकफुट बीमारी किसके लगातार संपर्क से हो जाती है? तो आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैकफुट नाम की बीमारी हो जाती है। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए कितनी? 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। कितनी? 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। अगला तथ्य देखते हैं, हाँ, धान का पौधा बेहतर अवशोषक माना जाता है। किसका? आर्सेनिक का। आर्सेनिक का सबसे बेहतर अवशोषक कौन सा माना जाता है? तो धान का पौधा। धान का पौधा आर्सेनिक का सबसे बेहतर अवशोषक माना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है, इससे प्रभावित हो रही है क्या? समूची खाद्य श्रृंखला। धरती के जल के जरिए या इसके माध्यम से जो आर्सेनिक है वह अनाज में पहुंच रहा है, उसमें घुल रहा है, मिल रहा है। इसके कारण से क्या प्रभावित हो रही है? पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। अगला तथ्य देखते हैं, उर्वरक की अत्यधिक प्रभाव प्रयोग से होता है। क्या होता है? मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और वायु प्रदूषण भी। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये तीनों के तीनों प्रदूषण हो रहे हैं। अगला तथ्य देखते हैं, यह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से
मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। कौन सा? उर्वरक। क्या होता है वह? उर्वरक। अगला तथ्य देखते हैं, अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फोट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? सुपोषण को। किसको? सुपोषण को बढ़ाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं। किस पर? भूमि के जीवों पर। किस पर? भूमि के जीवों पर यह विपरीत प्रभाव डालते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, औद्योगिक मलबे से सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण किससे होता है? चमड़ा उद्योग से सबसे अधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण तथा मृदुआ प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है। कौन सा? चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए सबसे प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। अगला तथ्य देखते हैं, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के द्वारा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, सामान्यतया ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 और 6 से कम हो वह कहलाती है कौन सी वर्षा? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा ही एक ऐसी वर्षा है जिसका पीएच मान 5-6 से कम होता है। अगला तथ्य देखते हैं, वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निस्सृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इससे पृथ्वी पर होता है, क्या होता है? अम्ल का जमाव होता है। क्या होता है? अम्ल का जमाव होता है। अगला तथ्य देखते हैं, अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है। कहाँ होता है? शुष्क रूप में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? शुष्क रूप में जमा होता है। अगला तथ्य देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहां पर ज्यादा होता है। क्या होता है? तो शुष्क जमाव वहां पर सबसे ज्यादा होता है। अगला तथ्य देखते हैं, अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अम्ल निक्षेप। क्या कहा जाता है? अम्ल निक्षेप कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कौन सा? देखिए, अम्लीय वर्षा हो गई, अम्लीय कोहरा हो गया और अम्लीय धुंध हो गया, इनको सम्मिलित रूप से एक नाम दिया जाए तो वह कौन सा नाम है? तो अम्ल निक्षेप। कौन सा नाम है? अम्ल निक्षेप। चलिए, इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हमारी 17वीं कक्षा भी पूर्ण होती है। कल हम आप सभी के सामने 18वीं कक्षा लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।